अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 2025 फर्स्ट ईयर एनुअल केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर लॉन्ग और लास्ट में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को टच करेंगे जो इस रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ हमारा एसोसिएट होगा। बुक में से भी देखेंगे कौन से पॉइंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं और कैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अपने फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आंसर लिखना कैसे है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, ये सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जो फर्स्ट हैं स्क्रीन पे आपको जैसे शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu+2, और कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको मिनोमिक डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है। जैसे मिनोमिक डिवाइसेस मैंने आपके सामने शेयर भी की हुई है स्क्रीन के अंदर, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इस तरह ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस से हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, वो आपके सामने वीडियो में शेयर किया गया है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2, या 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए, 4s पहले फिल हो जाता है, 3d बाद में फिल होगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर हम काउंट करें तो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है, जब हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर सिंपल कॉपर आता है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनती। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3d10। 3d10 क्यों लिखा जाता है? वो इस वजह से लिखा जाता है कि जब हम s में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके d में ले जाते हैं तो d जो हमारा सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। और जितने भी कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स हैं, जैसे डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो स्टेबल होते हैं। इसलिए डी को स्टेबलाइज करने के लिए एस में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके डी सबशेल के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से अब हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो चुका है। डी कंप्लीट हुआ है, स्टेबल हो चुका है, तो पहले से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अब अचीव हुई है हमारे पास। तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नहीं होगी, बल्कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 एंड 3d10। 4s1 और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिख ली है। अब अगर हमें देखा जाए तो हमें दिया हुआ था कैटाइन, और कैटाइन में इलेक्ट्रॉन को हम लूज करते हैं। जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने के लिए दी गई थी वो +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ थी, और अगर +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें लूज करने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से लूज करेंगे? तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन हम लूज करेंगे एस में से, क्योंकि एस जो है वो आउटर मोस्ट है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से भी 10 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 9 बच जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लिखेंगे इसकी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कि 3d जो है वो हमारे पास आएगा 9। 4s यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4s में से जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो हमने रिमूव कर दिए क्योंकि कैटाइन बनाना था। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +2 की बच जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। आपने क्या करना है, अब आपने क्रोमियम +2 या क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने खुद अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की एक्सेप्शन है। वहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड आपने करना है, यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल था वो कम्प्लीटली फिल्ड हुआ था। तो क्रोमियम और कॉपर ये दो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज होती है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि आपने एस आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33।
आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर 33 है, उसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए सीक्वेंस हमने वो साइड पे जो वीडियो में आपको पिक्चर मैंने दिखाई हुई है मिनोमिक डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें से हम देख सकते हैं कि 1s हमसे सबसे पहले आता है, उसके बाद हम इसमें साथ-साथ लिखते जाते हैं 1s के बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। यहाँ तक तो हमारे पास टोटल हो गए हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, हमने फिल करने हैं 33। तो अभी भी हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो हमने फिल करने हैं सब शेल्स के अंदर। 4s के बाद जाए तो 4s के बाद 3d की बारी आती है, तो 3d हमारे पास यहाँ पर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो जाएंगे। तो हमें 33 ड्रॉ करने थे, जिसमें से 30 हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। और 3D के बाद अगर हम इस डिवाइस की इलेक्ट्रोमिनोमिक डिवाइसेस देखें तो 3D के बाद बारी आती है 4S की, और 4S में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, तो P के अंदर ही 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आर्सेनिक की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये तो न्यूट्रल था, तो इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन कोई गेन करवाएंगे। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। 3d10 तक तो 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, वो 4p वाले सब शेल के अंदर फिल किए जाते हैं। अब हमने कॉपर की भी लिखी, जिसमें कैटाइन, हमने एक कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। एक हम लिख लिए हैं आर्सेनिक की, जिसमें 33 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो न्यूट्रल था। अब लास्ट हमारे पास बचता है बी आर नेगेटिव का। बी आर नेगेटिव की अगर बात करें तो ब्रोमीन -1 है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। अगर हम इससे पिछली वाली एग्जांपल पे जाएं, जो हमने 33 वाला सॉल्व किया था, उस 33 वाले के अंदर जो लास्ट तक जा रहा था 3d10 तक, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट होंगे। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है, 35 कंप्लीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्सेनिक जैसी ही होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे 30 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करती है। तो पीछे बच गए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो 5 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन भी किया हुआ है, क्योंकि -1 चार्ज आया है। जब -1 चार्ज आता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से गेन करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब 35 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बल्कि एक्चुअली होंगे 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो 36 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास मिसिंग है। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अभी जो हमने फिल नहीं किए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में 6 इलेक्ट्रॉन आगे ऐड करने के लिए, तो 4p हमारे पास एक सब शेल अवेलेबल होता है। 4p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमने फिल भी 6 ही करने थे, तो यहाँ पर ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल के 4p सब शेल के अंदर फिल हो जाएंगे। तो इस तरह आपने ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी थी फर्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसमें कॉपर था विद कैटायनिक प्लस पॉजिटिव चार्ज, आर्सेनिक था विद न्यूट्रल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएं, तो सेकंड पार्ट है जो बनता है इस केस में, वो है व्हाट इज मेंट बाय कैटिनेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है व्हाट इज मेंट बाय कैटिनेशन। तो 1 मार्क्स 3 में से 1 मार्क तो आपका ही कैटिनेशन का होगा। व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 2 मार्क्स है आपके इम्पोर्टेंस लिखने के। अब इम्पोर्टेंस जब आप अगर बुक में देखें, तो बुक में हमारे पास जो टॉपिक है 15 चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उस 15 चैप्टर के क्वेश्चन में का फर्स्ट टॉपिक ही कैटिनेशन है। कैटिनेशन में क्या है कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, कैटिनेशन का वर्ड कहाँ से निकला है। कैटिनेशन का वर्ड निकला है कैटिना, विच मीन्स चेन, और इसकी डेफिनेशन अगर लिखें, द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन रिंग्स, एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम या उससे आगे लॉन्ग चेन बनाता है, तो ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है कार्बन की अपने साथ ही बॉन्ड बनाने की, in the form of long chain, in the form of branches, in the form of rings, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब हमने कैटिनेशन तो यहाँ तक डिस्कस कर लिया, 1 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा।
सेकंड अपने सेकंड पार्ट की तरफ जाना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, एक्स्ट्रा मटेरियल लिखेंगे तो टाइम एक आपका ज़ाया होगा। उससे जगह आप उस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो आपको नहीं आता या आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। तो जो क्वेश्चन ईज़ी हैं, जो टू द पॉइंट है, वो आप जल्दी-जल्दी अटेम्प्ट करें, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, मार्क्स को आपने साथ-साथ देखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी लेंथ 3 मार्क्स जितनी ही होनी चाहिए। जैसे अगर सिर्फ आप डेफिनेशन लिखते हैं तो 1 मार्क आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएँगे क्योंकि इम्पोर्टेंस लिखने के 2 मार्क्स हैं तो 1 मार्क 1 इम्पोर्टेंस का दूसरा दूसरे का, तो इसमें 3 इम्पोर्टेंसेस लिखी हुई हैं। अगर कार्बन कार्बन के साथ बनाता है तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो वर्सेटिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप सिंथेसाइज किए जा सकते हैं कैटिनेशन की इस एबिलिटी को यूज़ करके। नेक्स्ट चीज़ काइनेटिक स्टेबिलिटी आती है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट चेन स्ट्रक्चर्स। और लास्ट इज़ कि अगर ये कार्बन कार्बन के साथ अटैचमेंट कर सकता है तो कार्बन बाकी एलिमेंट्स के साथ भी अटैचमेंट शो करेगा, वो नाइट्रोजन के साथ भी शो करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, वो सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है, वो फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह क्या होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई 10, 20, 25 नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सिर्फ इस कैटिनेशन की एबिलिटी को अगर हम यूज़ करें। तो कैटिनेशन की वजह से अगर आपने 3 मार्क्स पूरे करने हैं तो फर्स्ट में आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेकंड जो आप लिखेंगे वो उसके इंपॉर्टेंस लिखेंगे, एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंस मस्ट है। काइनेटिक स्टेबिलिटी आती है, अटैचमेंट विद अदर एटम्स हैं और एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह आपका 3 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। Question number 2 है explain briefly the structure of PCl3 and NH4 positive ions। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये 2 पार्ट्स हैं, एक PCl3 का पार्ट है और एक NH4 पॉजिटिव का पार्ट है। तो हमें 2 सेपरेट पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें 1.5 और 1.5 मार्क्स ईच होगा। तो जब आपने अटेम्प्ट करना है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आपको एक पार्ट भी आता है तो एटलीस्ट आप 1.5 मार्क्स इसमें से सिक्योर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है PCl3 का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए पहले सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम इसमें बनता है फास्फोरस। पता कैसे चलता है? वो एटम सेंट्रल एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू होती है कम। तो जिसकी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू कम होगी वो हमारे पास क्या होगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। फास्फोरस के केस में जो सेंट्रल एटम आता है वो हमारे पास क्या आता है? फास्फोरस के केस में सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। कैसे 5 होंगे? क्योंकि फास्फोरस जो है उसमें उसका ग्रुप नंबर 5 है। तो 5 के ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 5 है। अच्छा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए फास्फोरस के, पीछे बच गया क्लोरीन। और क्लोरीन होते हैं हमारे पास इस पीसीएल के अंदर टोटल 3। अब क्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली देखें तो 3 क्लोरीन है तो हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 8। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल आपके PCl3 के स्ट्रक्चर में हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हमारे पास पेयर्स आने चाहिए। अब इसके पेयर्स बनाने के लिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आंसर। क्योंकि वेस्पर के अंदर हम बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास पेयर्स के बारे में डिस्कस करना लाजमी है। पेयर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब पेयर्स हमारे पास क्या है? एक है 8 इलेक्ट्रॉन टोटल थे जिसको पेयर्स बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन चुके हैं। अब इसमें कुछ बॉन्ड पेयर्स हैं और कुछ इसमें से लॉन पेयर है। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? जितने आपने यहाँ पर बॉन्डिंग के बारे में इलेक्ट्रॉन सेट किए थे। क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाना है, 3 क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 बॉन्ड पेयर्स आपके पास यहाँ से आ जाते हैं। अब 3 बॉन्ड पेयर में से एक लॉन पेयर बच जाएगा क्योंकि टोटल 4 हैं। 4 में से 3 अगर बॉन्ड पेयर्स हैं तो एक होगा हमारे पास लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर्स भी हो गए, लॉन पेयर्स भी हो गए। अब हम यहाँ पर PCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। PCl3। अब हमने इसका स्ट्रक्चर इस तरह का क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि जब हम इसकी
टाइप लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन की टाइप, तो ए स्टैंड फॉर सेंटर जो फास्फोरस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स थे तो B3 हो जाएगा और एक लॉन पेयर है तो E आ जाएगा। तो AB3E जो है वो हमारे पास होता है स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PCl3। तो जब हम AB3E टाइप का स्ट्रक्चर देखें, बुक में से भी आप देख सकते हैं टेबल बना हुआ है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर हो तो पिरामिडल उसकी शेप होती है, और एक लॉन पेयर अगर हम साथ ऐड करें तो ज्योमेट्री हो जाएगी, और ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप की जो शेप है वो है पिरामिडल, और जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री जब आप देखते हैं, ये याद रखिएगा कि जब भी हम ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं तो उसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, और अगर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो वो फिर शेप होगी, वो ज्योमेट्री नहीं हम इसे कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जो ज्योमेट्री को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को देखना पड़ेगा, और शेप के लिए हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को डिस्कस करना है। तो शेप और ज्योमेट्री एक टाइम पर इक्वल हो सकती है कि अगर लॉन पेयर ही ना हो। अगर लॉन पेयर नहीं होता जैसे AB4 टाइप में, उस केस में शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। तो आप बाकी एग्जांपल जब अटेम्प्ट करेंगे तो लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट हो, शेप और ज्योमेट्री सेम भी हो सकती है, वो एक केस होगा जिसमें लॉन पेयर ज़ीरो होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसका एंगल हमने बताना है। एंगल इस केस का जो होता है वो होता है 107 पेयर। अब जो 107 है ना, वो दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि जो एंगल वो बनाते हैं वो लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ बना देते हैं, जो एक्चुअली होना चाहिए दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो ये यहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपको क्या करना है, दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में एंगल बनाना होता है, लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ एंगल नहीं होगा, ठीक है। वो हम लेस्पर के अंदर जो एंगल्स लिखते हैं वो बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ होता है। तो ये कंप्लीट पार्ट आपका यहाँ तक जो लिखेंगे, जिसमें एंगल, ज्योमेट्री, शेप को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये आपका 1.5 मार्क्स की ओर करके देगा आपको। अगर हम NH4 पॉजिटिव के स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो NH4 पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन कोई भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ठीक है, उसका साइज छोटा होता है। तो नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम हो सकता है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अगर हम 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखे जाए तो लास्ट शेल में हमारे पास आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो नाइट्रोजन के पास बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ आपने, अगर नेगेटिव चार्ज आता तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते, +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करवाते, अगर -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाते। तो बाकी एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। तो अभी हम सिर्फ गेस पेपर मॉडल ये पास्ट पेपर सॉल्व करें, तो पास्ट पेपर की एग्जांपल में देखा जाए तो उसमें पॉजिटिव दिया था, इस वजह से हमने -1 इलेक्ट्रॉन। और बात आपको अगर कोई और प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल करते हैं तो इसमें फिर आपने केस टू केस देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करवाने, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने। हाइड्रोजन की बात करें तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ से आएंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रहे हैं। एक है 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, दोनों को कंबाइन करें तो बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इसके पेयर्स बनाएं तो बनते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। पेयर्स भी बना लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, लेकिन जो पेयर्स होते हैं उसमें बॉन्ड पेयर्स भी होता है, उसमें लॉन पेयर्स भी होते हैं। इस केस में 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना रहे थे तो बॉन्ड पेयर्स तो होंगे इसके अंदर 4। लॉन पेयर इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 4 टोटल थे जिसमें से 4 के 4 ही बॉन्ड बन गए हैं। तो लॉन पेयर इसमें से हमारे पास नहीं होगा, कोई भी लॉन पेयर इसमें से होगा। अभी हमने कहा था कि जब ज्योमेट्री और शेप एक केस में सेम हो सकती है, जब लॉन पेयर 0 हो, तो ये वो टाइप है जिसमें लॉन पेयर 0 है। अगर हम टाइप लिखें तो इसकी टाइप AB4 टाइप बनती है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर है टोटल 4। अब लॉन पेयर टोटल 4, बॉन्ड पेयर टोटल 4 थे, लॉन पेयर कोई नहीं था, इसलिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर लॉन पेयर हम ड्रा ही नहीं करेंगे। और 4 जो हमारे पास एटम्स अटैच होंगे वो इस फॉर्म के अंदर अटैच होंगे, और इस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मेंशन करना लाजमी है।
एंगल जो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का होता है वो होता है 109.5। जो एंगल 109.5 आया है इसके अकॉर्डिंगली हम शेप को देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री को देख लेते हैं। शेप जो है इसकी वो बनती है टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल बनती है। क्वेश्चन क्यों दोनों इक्वल होते हैं? क्योंकि लॉन पेयर जीरो था, जो हमने PCl3 वाले पॉइंट को करते हुए भी डिस्कस किया था कि शेप और ज्योमेट्री सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। कंपल्सरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो गया, ये कंपल्सरी नहीं है कि वो सेम हो। तो इस तरह अगर आप ये सारी चीजें मेंशन करते हैं, शेप, ज्योमेट्री, एंगल और उसका स्ट्रक्चर, तो इस तरह आप अपने 3 मार्क्स दोनों का अटेम्प्ट करने पर सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है अगर हम देखें तो write down the chemical test with equations to identify chlorides, bromides, iodides present in an aqueous solution। ये जो टॉपिक है ना, ये 2 से 3 चैप्टर्स के अंदर रिपीट हुआ है, हेलोजन टेस्ट की फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की फॉर्म में। ये जो अभी हमने लिया है ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये उसमें 8 टॉपिक्स जो हैं, 8 टेस्ट लिखे हुए हैं, जिनमें से जो सेकंड टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2, वो सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर हमें वो रिएक्शंस बताए हुए हैं जो हमें इस क्वेश्चन में डिमांड किए गए थे कि आपने क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट आप करते हैं, वो टेस्ट उसकी इक्वेशंस लिखनी है। तो इक्वेशंस अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों टेस्ट की इक्वेशंस लिखी हैं। अगर हम क्लोरोअल्केन की बात करें तो यहाँ पर RCl में से आपके पास Cl क्लोराइड है। अगर RBr में देखें तो Br ब्रोमाइड आइन आ गया और आयोडीन Ri में से आयोडाइड आइन आ गया। अब ये जो आइंस हमारे पास आए हैं, इनको जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्वेंट, एथेनॉल जैसे हमने यूज किया है यहाँ पर, तो एथेनॉल की प्रेजेंस में एज अ सॉल्वेंट सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब कोई भी हेलोजन हैलाइड आयन रिएक्ट करता है, तो हमारे पास एक ईथर कंपाउंड बनता है, सिल्वर का हैलाइड बनेगा। अगर वो क्लोराइड है तो Cl बन जाएगा, ब्रोमाइड है तो Br बन जाएगा, आयोडाइड है तो AgI बन जाएगा। तो रिएक्शन तीनों सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा है? Cl की जगह Br लगा देंगे तो Br ब्रोमाइड के लिए रिएक्शन हो जाएगा, अगर I लगा देंगे तो आयोडाइड के लिए रिएक्शन हो जाएगा। अब जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें AgCl बन रहा है। AgCl के जो PPTs होते हैं वो वाइट PPTs होते हैं, ये MCQs में भी आ सकते हैं। अगर हम AgBr की बात करते हैं तो उसमें पेल येलो कलर के PPTs बनते हैं, और सेम इसी तरह अगर हमारे पास आयोडाइड है तो इसमें ब्राइट येलो कलर के PPTs बनते हैं। तो यहाँ से MCQ भी बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ऑलमोस्ट तीन चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेस्ट पेपर में भी हमने ये टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है, तो ये काफ़ी ना बोर्ड की रिस्पेक्ट से अगर आप बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं इस पूरी बुक के अंदर, जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो चैप्टर नंबर 15 में भी है, चैप्टर नंबर 16 में भी है, और इस तरह और भी एक चैप्टर के अंदर ये आया हुआ है जो हेलो अल्केन्स वाला चैप्टर है, उसमें भी ये रिएक्शन था। तो इस तरह के टॉपिक जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं बहुत से चैप्टर्स के अंदर, वो आपने कंपल्सरी प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स है, 3 रिएक्शंस लिखेंगे, इनफ है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीपिंग इन व्यू द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स को कंसीडर करना है, और हमने साथ एक्सप्लेन ये करना है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, फ्लोरीन की कम क्यों होती है, H2 की ज़्यादा क्यों है, HBr की कम क्यों है, सेम इसी तरह N2 की ज़्यादा क्यों है, O2 की कम क्यों है। हर एक पार्ट का 1-1 मार्क्स है। तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो इसमें देखा जाए कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है।
2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू 3 बॉन्ड्स को। इसलिए नाइट्रोजन की जो है वो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसमें फैक्टर नंबर 3 हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फैक्टर वो इन्वॉल्व होगा और वो बॉन्ड ऑर्डर हमें ये एक्सप्लेन करके बताएगा कि नाइट्रोजन जिसमें 3 बॉन्ड्स हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और ऑक्सीजन जिसमें 2 बॉन्ड्स हैं उसमें बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इस तरह हम लास्ट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। वो सिंपल सा था, पहले हमने वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आते हैं मिड वाले पे, H2 एंड HBr। H2 की बात करें तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ और दूसरे में हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है ब्रोमीन के साथ। अब ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो सेकंड रीज़न, इस सेकंड वाले पॉइंट की जो रीज़न है वो ये बनती है कि बॉन्ड लेंथ जो है इसकी ब्रोमीन HBr वाले की ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज कर गई है। थर्ड फैक्टर पर आए अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन वाले फैक्टर के ऊपर, यहाँ पर आती है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, होना तो ये चाहिए क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन की एनर्जी कम होनी चाहिए, फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे हमने H2 और HBr के केस में देखा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्मॉल साइज है वही उसमें फ्लोरीन में डेविएशन कॉज कर देता है। अब 2 फ्लोरीन है हमारे पास और दोनों फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब 9 इलेक्ट्रॉन्स एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे में रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। जब रिपल्जन होगी तो जो बॉन्ड पहले स्ट्रांग था, रिपल्जन की वजह से वो बॉन्ड क्या होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेपरेट होना चाह रहे हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस वजह से जो स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, ये डेविएशन है नॉर्मल बिहेवियर से। फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, जिसकी वजह से उनमें आ जाती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक ऐसा केस है जिसकी वजह से फ्लोरीन का साइज कम हो जाता है और क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं, तीनों का एक एक नंबर है। अब रीजंस एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाले में बताएंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। और सेकंड वाले में बताएंगे कि एज द बॉन्ड लेंथ ऑफ HBr इज ग्रेटर देयरफॉर द बॉन्ड लेंथ ऑफ द HBr इज लेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये बताएंगे कि बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। इस रीज़न की वजह से नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक बनता है। इस तरह आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में से। नेक्स्ट पार्ट है इसी का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर व्हिच आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 से है और 5 का 5.2.8 टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 5.2.8 टॉपिक है जिसमें आपको कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया गया है कि वाटर के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती हैं। अब आपने उनमें से कोई सी 3 बतानी है। मीन्स अगर आप 1 बताते हैं 1 मार्क मिल जाएगा, 2 बताते हैं तो 2 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे और अगर आप 3 प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली प्रॉपर्ली सही तरह से बताते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होती इसमें, तो आप 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब इस पे देखते हैं, हमें जो बुक में प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो टोटल है 4। उनमें से अगर आप 3 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके मार्क्स फुल इसमें से आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर कंट्रीब्यूटेड यूनिक प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर हम देखे जाए तो सरफेस टेंशन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई होती है क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी हाई सरफेस टेंशन। सेकंड प्रॉपर्टी जो इस टॉपिक में बताई गई है वो है हाई वेपर प्रेशर। तो 2 प्रॉपर्टीज होगी। अगर आप सरफेस टेंशन हाई होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, वेपर प्रेशर हाई होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन
वो अगर हाई होती है वाटर की, वो भी इसी रीज़न की वजह से हाई होती है। इसके अलावा पोलैरिटी मिलती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बुक में आपकी लिखी हुई है, वो 4 हैं। आप 5.2.8 टॉपिक में ये देख भी सकते हैं। सरफेस टेंशन हाई है, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आप लिखते हैं हाई वेपर प्रेशर होता है, इससे आपको मिल जाता है 1 पॉइंट। हाई वेपर प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, तो तीसरा पॉइंट आपका वहाँ से बन सकता है। सी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हाई हो जाती है। फोर्थ इज वेपोराइजेशन, वह हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको अचीव करते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है वाटर के अंदर। तो इस तरह ये जो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से अगर आपको 3 पॉइंट्स भी इसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फिर हमारे पास जो पहला डिफरेंस बनता है वो क्या बनता है। अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो पहले कंज्यूम हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बाद में कंज्यूम होता है, जो रह जाता है, जो एक्सेस में रह जाता है, उसे हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। पहला पॉइंट तो यहाँ पर आ गया। 3 डिफरेंसेस लिखते हैं। सेकंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि एक तो हमने लिखा कि पहले कंज्यूम हो जाता है और वो कंज्यूम नहीं होता। अच्छा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लेस प्रोडक्ट। और इसमें अगर हम कैलकुलेशन की बेस पर जाएं तो ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब प्रोडक्ट जो है एक्सेस रिएक्टेंट है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अगर हम इक्वेशंस में कैलकुलेशंस करें, और लिमिटिंग रिएक्टेंट कम प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, वो थर्ड डिफरेंस इसका बन जाएगा। थर्ड डिफरेंस क्या है कि अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, पहले कंज्यूम हो जाता है, तो रिएक्शन को कंट्रोल भी लिमिटिंग रिएक्टेंट ही करता है, और रिएक्शन को एक्सेस रिएक्टेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे ही कंप्लीट खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगा। एक्सेस रिएक्टेंट बेशक जितना मर्जी इस केस में बाकी रहे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्ट कम बनाता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करता। तो 3 डिफरेंसेस इस तरह बनेंगे। अगर आप 3 डिफरेंसेस ये लिख देते हैं तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पर अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक भी पॉइंट गलत लिखा तो 0.5 डिटेक्ट होते जाएंगे, और मीन्स आपके पास ये ऑप्शन है। इजी क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंस वाले होते हैं, आप इजीली 3 पॉइंट्स इसके कंप्लीट करें। आपको ही पता होता है कि इसके मार्क्स आपको मिलेंगे कितने मिलेंगे, स्टूडेंट खुद गेस कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंसेस वाले और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। बाकी जो बुकिश मटेरियल है आपने देखा होगा, बहुत अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो एग्जैक्टली बुक से राइट अ नोट ऑन दिस टॉपिक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यही हम देख रहे हैं। हार्डली कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आते हैं जिसमें आपने क्या करना होता है कि कोई नोट लिखना होता है, कोई एक्सप्लेन या ब्रीफली एक्सप्लेन आंसर लिखने होते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बोर्ड के रिस्पेक्ट से ये कंसेप्ट और डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपने प्रिपरेशन भी अपनी इसी रिस्पेक्ट से करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद KOH एंड NH3 एंड AgNO3। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम इस तरह का अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें एक रिएक्शन जो AgNO3 का है वो इससे पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, और उस वक्त भी हमने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 चैप्टर में ये रिपीट हुआ है। इसलिए इस टॉपिक में भी अगेन आने से ये कंफर्म होता है कि जो भी हेलोजन टेस्ट है या सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट है, बोर्ड के रिस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर जो हमें बताया गया है वो ये है कि हमने रिएक्शन लिखना है इथाइल ब्रोमाइड का। अब इथाइल ब्रोमाइड होता है CH3CH2 एंड Br, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। अच्छा, अब ये जो इथाइल ब्रोमाइड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KOH के साथ। एक रिएक्शन हमने इसके साथ करना है,
सेम इसी तरह एक रिएक्शन हमने करना है अमोनिया के साथ, ठीक है, और एक रिएक्शन हमारा होता है इसमें, तीसरा जो पार्ट हमें बताया हुआ है वो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये दो रिएक्शन, तीन रिएक्शंस हैं। अब जो पहला वाला रिएक्शन है हमारा इथाइल ब्रोमाइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ये है कि इसमें से पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है। जैसे अगर हम ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमाइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इथाइल वाले पार्ट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो पोटेशियम पर पॉजिटिव का चार्ज आता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। NH3 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, वो इस तरह के NH3 को हम NH3 लिखने की बजाय हम इसे लिख लेते हैं NH2 और एक हाइड्रोजन इसका सेपरेट करके लिख लेते हैं। बात वही है, NH3 ही है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, स्प्लिट किया है, NH2 अलग कर दिया और हाइड्रोजन इसमें से अलग कर लिया है। अब जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा और NH2 वाला पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश कर लेगा, पुल कर लेगा। नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट पॉजिटिव एंड नाइट्रेट इज नेगेटिव। तो ये इस तरह हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हमने ये देखना है कि जो सेकेंड रिएक्टेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट वाले रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ और सेकेंड वाले का नेगेटिव फर्स्ट वाले के पॉजिटिव के साथ जाके अटैच होता है। अगर हम इस रिएक्शन में फर्स्ट वाले स्टेप में देखें कि जो पोटेशियम पॉजिटिव है वो Br के साथ अटैच होगा तो पहला प्रोडक्ट हमारा बनेगा KBr और इसके साथ जो बाकी चीज बचती है CH3CH2, वो एक पॉजिटिव पार्ट है जिसके साथ आके अटैच होना है एक नेगेटिव पार्ट OH ने। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट ये बनता है कि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और सेकंड का नेगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव, इनका कॉम्बिनेशन करना है। जब ये कंबाइन होते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट वाले रिएक्शन में H जो है वो अटैच होगा Br के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव Br नेगेटिव, और जो NH2 है वो फर्स्ट वाले के साथ जाके अटैच होगा CH3 CH2 एंड NH2। ये टाइप बन गए कंपाउंड। पहले वाले कंपाउंड में देखें तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो जनरेट हुआ वो फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल। अगर हम सेकेंड वाले में एक्सप्लेन करते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप है अमीन फंक्शनल ग्रुप। दोनों फंक्शनल ग्रुप, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर जनरेट हो सकते हैं। अब लास्ट वाले पे आते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और हम अल्कोहल जो वहाँ पर यूज करेंगे CH3CH2OH। एथेनॉल जो है वो एज अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ईथर कंपाउंड होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बन गया ईथर। सेकंड जो है वो बनता है HAgBr, और जब ये AgBr बनता है ये पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इसकी बेस पर हम ब्रोमाइड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम एक पहले से एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर चुके हैं। और लास्ट में जो चीज़ बची है, अब सिल्वर है H जो है वो NO3 बन गया था, तो ये AgNO3 जो था उसमें से जो NO3 है वो कन्वर्ट होगा CH3CH2 और साथ NO3 बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जनरेट होते हैं इसके अंदर। अगर आपको CH3CH2OH लास्ट वाले स्टेप में नहीं भी पता तो आप उसे स्किप करके डायरेक्ट AgBr और CH3CH2 NO3 जो है वो साथ अटैच करवा सकते हैं। तो ये तीनों रिएक्शंस एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की टाइप में से है, जिसमें आपने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिस्प्लेस करना है। और इस तरह के रिएक्शंस और भी बहुत सारे जो है बुक में अवेलेबल हैं, अल्कोहल के बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो लाजमी नहीं है कि ब्रोमाइड या हेलोजेंस में से या अल्काइल हैलाइड में से ही कोई रिएक्शन हो। अल्कोहल्स के भी बहुत से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब हम डिफरेंस करते हैं दो चीज़ों के बीच में। पहला टॉपिक है क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स।
नॉन क्रिस्टलाइन भी इसे हम कह सकते हैं, इसे हम अमॉर्फस सॉलिड्स भी कहा जा सकता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें पहला डिफरेंस और नॉन क्रिस्टलाइन से जो उनका डिफरेंस आता है वो ये है कि इनके अंदर रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स के सुन बनती है। रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्री डायमेंशनल है, रेगुलर है और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं कि ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे ये वाला 3D रेगुलर स्ट्रक्चर है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। सेकेंड वन के अंदर इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, रेगुलर स्ट्रक्चर्स आपको एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलते। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, इनके अंदर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट आपको नहीं मिलती एटम्स के बीच में। लेकिन अगर हम NaCl क्रिस्टल लाइन सॉलिड मींस NaCl की बात करते हैं तो NaCl में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मिलता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। अगर वो प्योर क्रिस्टल है तो उसका स्ट्रक्चर थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहता है, रिपीट होता है, उसके जो लैटिक्स के पैरामीटर्स हैं वो सेम रहते हैं। तो एक हमारे पास ये हो गया कि इनके पास रेगुलर स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन के पास, और अमॉर्फस के पास रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर रिपीटेटिव होता है, इनका स्ट्रक्चर रिपीटेटिव नहीं होता। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये सेकंड वालों में शार्प मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक सर्टेन रेंज के अंदर एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट के पास पास इनका क्या होता है कि ये फौरन से मेल्ट कर जाते हैं। जैसे NaCl की हम बात करें तो वो 801 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट का। जैसे ही वो 801 या 800 के पास पास टेम्परेचर पहुंचता है फौरन से ये सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाता है लिक्विड के अंदर। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, जैसे प्लास्टिक है, तो जैसे जैसे आप इसे हीट करते हैं वैसे ही ये साथ साथ मेल्ट होने लग जाता है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि ये मेल्ट ऑन हीटिंग। तो किसी खास टेम्परेचर पर नहीं ये मेल्ट करते, बल्कि ये जैसे जैसे आप इन्हें हीट करते हैं वैसे ही ये मेल्ट करना शुरू कर जाते हैं। तो रेगुलर स्ट्रक्चर है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको मिलती है। NaCl इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक रेगुलर सिमेट्री आपको मिलती है। इनके क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, मींस इनको आप टू आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर कट कर सकते हैं। ऐसे इनके अंदर क्लीवेज प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इनके क्लीवेज प्लेन्स होते हैं। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। NaCl इसकी एग्जांपल थी और इसकी एग्जांपल आप प्लास्टिक लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं, ये अमॉर्फस होते हैं। Briefly describes the term shell, subshell and orbitals. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जब क्वांटम नंबर्स का टॉपिक डील करते हैं उसके अंदर तीन डिफरेंट जो क्वांटम नंबर्स हैं तीन डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो वो हमें एक्सप्लेन करके देता है शेल्स को। शेल क्या है? कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल है तो वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड शेल और थर्ड शेल और फोर्थ शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड किए जा सकते हैं। अगर हम इसको जूम इन करें, ठीक है, इस शेल को फर्दर जूम इन करने से देखें तो जैसे सेकंड शेल को अगर हम जूम इन करते हैं तो सेकंड शेल में आपको फर्दर स्मॉलर शेल्स लोअर लेवल एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, डिवाइडेड एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, जैसे S और P। ठीक है, तो सेकंड शेल है उसमें एक S और एक P सब शेल होते हैं। तो सब शेल जो है वो एनर्जी के शेल के सब एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम इनको फर्दर जूम इन करें तो हमें p ऑर्बिटल में भी एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। तो p ऑर्बिटल्स में तीन एनर्जी p सब शेल जो है उसमें तीन p ऑर्बिटल्स हैं, px py एंड pz। तो एक्चुअली हम देखें तो ओवरऑल सबसे आउटर एक बाउंड्री जो है जिसके अंदर हम जूम इन करते जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक शेल नजर आता है। शेल को अगर हम जूम इन करें उसमें देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा तो उसके अंदर डिवीजन आपको नजर आएगी सब शेल की।
अगर हम सब शेल के अंदर और ज़रा एलैबोरेट करें, उसको और एक्सप्लेन करें, तो शेल के अंदर भी ये सब शेल है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर फाइंड करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी उनकी सबसे ज़्यादा होगी। तो वो ऑर्बिटल हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स मिलके सब शेल बनता है और सब शेल मिलके शेल्स बनाते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। Next question is, and why enthalpy of solution for NH4NO3 is plus 25.7 kilojoule per mole, and whereas that of calcium chloride is minus 83। अब हमारे पास दो केमिकल्स यहाँ पर गिवन है। एक जो कंपाउंड है वो है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, कि जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। अब ये जो दो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस जनरेट करते हैं, जो एक पॉजिटिव 25.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव, अब ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है, यही क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिल जाएगा कि आपने आंसर कैसे करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि उस मॉलिक्यूल को, उस आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो लैटिक्स एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी हाइड्रेशन एनर्जी जो उस मॉलिक्यूल को चाहिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा है, तो ये आयन उस वक्त डिसॉल्व होंगे जब ये सराउंडिंग से या एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या रिसीव करेंगे। तो इसलिए इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस करवाते हैं। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो हीट रिलीज कर रहा है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम वाटर में डिसॉल्व करने के का रिएक्शन लिखें, तो कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयंस जनरेट करता है और साथ 2Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में अगर हमें बताया जाता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है एंथैल्पी की वो नेगेटिव में आ रही है। अब नेगेटिव आने का मतलब आपको डायरेक्टली माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है इस सॉल्यूशन में, जो वो एमिट कर रहा है। ये एनर्जी कब ज़्यादा होगी, एनर्जी इंक्रीज ज़्यादा उस वक्त होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लैटिक्स एनर्जी अब कम है, वाटर की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। ये दो रिएक्शंस कोल्ड पैक सॉल्यूशंस और हॉट पैक सॉल्यूशंस में यूज़ किए जाते हैं। मेडिकली इनके बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम उन्हें उनकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की जो वैल्यूज हैं, जो एंथैल्पी की वैल्यूज हैं, वो हमें पता हो। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, उसकी पॉजिटिव है तो हम इसको एंडोथर्मिक कोल्ड पैक सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड की नेगेटिव में है तो इसे हम हॉट पैक सॉल्यूशंस के लिए की तरह यूज़ किया जा सकता है। Next topic is, what is acid rain? Describe its formation with the help of chemical reactions involved। अच्छा, अब एसिड रेन को अगर हम डिफाइन करें, अब इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे एसिड रेन का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेंगे अगर आप एसिड रेन की डेफिनेशन लिखते हैं, और अगर आप इसकी इक्वेशंस के साथ इसे एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके पास सेकंड टर्म बन जाएगी जिसमें आपने रिएक्शंस लिखने होंगे। अगर हम एसिड रेन को डिफाइन करते हैं तो एसिड रेन ऐसी रेन होती है जिसकी पीएच 5.6 से कम हो, तो उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन डिफरेंट रीजंस की वजह से बनती है, उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स आ जाएं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ जाएं, या फिर आपके पास कोई और इस तरह के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स। कार्बन के ऑक्साइड्स वैसे नेचुरली भी रेन के अंदर होते हैं, वाटर के साथ वो मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, लेकिन जो मेजर रीजंस है एसिड रेन बनने की वो दो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अगर हम उनके रिएक्शंस देखें, जैसे फर्स्ट रिएक्शन है SO2। SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो H2SO4 प्रोड्यूस होता है। ये H2SO4 रेन वाटर के साथ कंबाइन होता है और एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आता है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो SO2 के रिएक्शंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जनरेट करते हैं, HNO3 जनरेट करते हैं।
अब ये HNO3 जो जनरेट हो रहा है ये भी वाटर के साथ मिक्सअप होगा एसिड रेन की प्रेजेंस में, एसिड रेन बन के बारिश के पानी के साथ ही ज़मीन पर आता है और वो उसकी पीएच अगर हम मेजर करें तो वो 5.6 से कम होती है, इसलिए ये एसिड रेन बनता है। तो एसिड रेन का टॉपिक लिखते हुए आपने ये रिएक्शंस लिखने हैं, रिएक्शंस के साथ एक डेफिनेशन लिखेंगे तो 1+2 के कॉम्बिनेशन के थ्रू आपके ये 3 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज write down any three measures that ensures the preservation of वाटर सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो देखते हैं कि हमने बताना ये है कि हमें कोई 3 ऐसे मेथड्स बताने हैं दैट एंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज को प्रिजर्व रखने के लिए हमें कौन से 3 मेजर हम मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 14 में से है जिसमें हमें 3 स्ट्रेटजीज बतानी है। जैसे पहली स्ट्रेटजी है ये वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को जितना भी आप उसे यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ईज़िली आप जो है वो पानी को बचा सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसपे इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज़ कि आप उस बारिश के पानी को एग्रीकल्चर में यूज़ करें, वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और इस तरह की बाकी भी क्लीनियस जो चीज़ें हैं उनमें आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर थर्ड हम बताएं कि वेस्ट वाटर जो है उसको नॉर्मल ड्रिंकेबल वाटर के अंदर मिक्स ना किया जाए, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट जो है वो क्लीन वाटर सोर्सेज के बजाय ज़मीन में डंप करें, तो इस तरह हम वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वेस्ट जो रिमूवल है वाटर के थ्रू नहीं होना चाहिए, वाटर के अंदर उसको डिस्पोज नहीं होना चाहिए। तो 3 आपने कोई से वाटर को जो प्रिजर्व करने के जो मेथड्स हैं वो आप लिख सकते हैं। वहाँ पर बुक में जो है चैप्टर नंबर 14 में ऑलमोस्ट वहाँ पर 10 पॉइंट्स मेंशन है, उनमें से आपने कोई से 3 जो आपको याद हो उस वक्त आपने मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट है हाउ कैन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट बी अप्लाइड टू द अल्कोहलिक सॉल्यूशन अल्कोहल्स बाय गिविंग डिस्क्राइब बाय गिविंग द केमिकल इक्वेशंस। अब इस रिएक्शन के भी 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है कि आपने बताना है कि क्या अल्कोहल्स पर भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हो सकता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, और सेकंड ये कि हमें उसके रिएक्शंस बताने हैं। अब 1.5 मार्क्स जो है वो फर्स्ट पार्ट के लिए होगा जिसमें अल्कोहल्स जो है वो आइटोफॉर्म रिएक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये बताना है। सेकंड कि अगर वो आइटोफॉर्म कर रहे हैं तो फिर वो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो 1.5 मार्क्स के ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 18 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जिसमें आइटोफॉर्म का ये रिएक्शन भी दिया हुआ है और प्लस टॉपिक भी वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह हम आइटोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं। तो आइटोफॉर्म एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो प्राइमरी अल्कोहल्स में से बात करें तो एथेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर ये रिएक्शन शो करता है। टर्शियरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं देते। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है जिसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल में से एथेनॉल है या नहीं, तो फिर आप आइडोफॉर्म करवाते हैं। या आपने ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि क्या वो टर्शियरी अल्कोहल तो नहीं है, तो फिर आप ये वाला टेस्ट यूज करवा सकते हैं। तो इस टेस्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें आपने करना क्या होता है, 3 कंपाउंड्स यूज होते हैं। एक वो कंपाउंड जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, जिसको आपने स्टडी करना है, जैसे इस केस में एथेनॉल है। उसके साथ आपने आयोडीन इसमें ऐड करना है और आयोडीन ऐड करने के साथ साथ आपने एक बेस ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये तीनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में आइडोफॉर्म बनता है और आइडोफॉर्म का जो केमिकल फार्मूला है वो CH3 है। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है तो उसमें क्लोरीन लगा होता है, आइडोफॉर्म के अंदर आयोडीन अटैच होता है। अब आइडोफॉर्म जो बन रहा है इसका कलर होता है ब्राइट येलो। अगर ब्राइट येलो कलर आ जाता है प्रोडक्ट का, तो इसका ये मतलब है कि या तो वो अल्कोहल है, अल्कोहल में से एथेनॉल है, वो एथेनॉल हो सकता है, एथेनॉल के अलावा सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, टर्शियरी अल्कोहल वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये रिएक्शन शो नहीं करवाते। तो यहाँ से आपने डेफिनेशन, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, अपने स्टेटमेंट को जो इक्वेशंस है उसी को आपने स्टेटमेंट बना के एक दो लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपने रिएक्शंस लिख देने हैं। तो दैट्स इट, इसमें आपका 3 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक। अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो वो बेसिक होता है।
एक्सप्लेन करना है। और फिर इसी तरह अगर हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सॉल्यूशन बनाएं, एक्वा सॉल्यूशन, तो वो एसिडिक होता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन करना है, क्यों एसिडिक होता है NH4Cl और क्यों बेसिक होता है Na2CO3। तो ये टॉपिक है आपकी बुक में साल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो इस साल्ट हाइड्रोलिसिस के टॉपिक में ये कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक किसी आयनिक कंपाउंड को या जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए, सॉल्ट दिया जाए, उसको वाटर में हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास दो कंपाउंड्स बनेंगे। एक होगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वाटर की हाइड्रोलिसिस के साथ वो कार्बोनिक एसिड है। अब हमें ये पता है कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं जिनमें कार्बन आ रहा होता है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसके बाद ये कार्बोनिक एसिड, इन सब में कार्बन आता है। तो सब जो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन आ रहा हो वो एसिड होते हैं, तो वीक एसिड होंगे एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये कार्बोनिक एसिड है तो एक वीक एसिड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। तो अगर हम ओवरऑल सोल्यूशन की बात करें तो ओवरऑल सोल्यूशन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा बेसिक, क्योंकि बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वाली अगर रिएक्शन में देखें, जब इसको वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड जो प्रोडक्ट बन सकता है वो HCl बनता है। जब ये रिएक्शन होगा जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और HCl बन रहा है, HCl के बारे में आपको पता होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन बन रहा है, ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक साइड पर ज्यादा होगा, क्योंकि सेकंड वाले रिएक्शन में एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सॉल्यूशन बन जाता है एसिडिक। तो एक सॉल्यूशन है हमारे पास बेसिक, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें बेस बन रही है। सेकंड जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, क्योंकि उसमें आपके पास HCl एज एन एसिड बन रहा है। दो पॉइंट्स दिए हुए थे, दोनों को आपने अगर एक्सप्लेन कर दिया वन बाय वन, 1.5 मार्क्स ईच पार्ट को एक्सप्लेन करने के मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, remind the how can ethyl amine can be prepared from an alkyl halide, a nitrate and an amide। प्रिपेयर हमें करना है इथाइल अमीन। इथाइल अमीन होता है CH3CH2NH2, ये है इथाइल अमीन। इस इथाइल अमीन को प्रिपेयर करना हमने तीन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। पहला जो हमें यूज करना है अल्काइल हैलाइड यूज करना है। अब अल्काइल हैलाइड भी हमें कोई ऐसा यूज करना है जिसमें दो कार्बन आते हो, तो हम यूज कर लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को अगर हम अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां से जो अमोनिया का हाइड्रोजन है और इथाइल ब्रोमाइड का जो ब्रोमीन है वो दोनों मिलके HBr बन जाएंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा, प्राइमरी अमीन। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में HBr रिमूव होगा और इथाइल अमीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये था, एक नंबर आपको इस क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करने का मिल जाएगा। सेकंड क्या है, हमें नाइट्रेट से बनाना है। सेम उसी तरह ही रिएक्शन कर लेते हैं, मिथाइल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मिथाइल नाइट्रेट CH3 आ जाएगा। अब जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसी कंपाउंड के साथ, लेट्स से हम रिएक्ट करवा लेते हैं अमोनिया के साथ ही, तो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो इसके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा HNO3। HNO3 यहाँ से एलिमिनेट होगा और NH2 इसकी जगह पर खुद आके अटैच हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन पर अगर हम जाएं तो CH3CH2, और जब हम उसको थर्ड में हमें चाहिए अमाइड। अमाइड जो होता है उसका रिएक्शन होता है COONH2 होता है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है, कंपाउंड का नाम है। अब इसमें भी दो कार्बन आ गया, अब हमें इसे रिमूव करना है, तो इसको बनाना है हमें इथाइल अमीन। इथाइल अमीन बनाने के लिए हमें यहाँ से कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें करवानी है रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए हम लिथियम हाइड्राइड यूज करेंगे। लिथियम हाइड्राइड के रिजल्ट में यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा और दो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच होकर इथाइल अमीन प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है इथाइल अमीन।
तो इस तरह हम इन तीनों रिएक्शंस के थ्रू इथाइल अमीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं। इथाइल नाइट्रेट है तो उसको भी रिएक्ट करवा दें अमोनिया के साथ। अगर हमारे पास अमाइड है तो अमाइड को क्या करवाएं, रिडक्शन। तो उससे जो ऑक्सीजन है, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो एलिमिनेट हो जाएगा, दो हाइड्रोजन खुद आके अटैच हो जाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू इसको हम इथाइल अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स एंड सब शेल ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल and the number of valence electron in different subshells and orbitals of an atom। हमें प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स बताने हैं एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल्स, हर एक सबशेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो बताने हैं। एंड द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, ऑर्बिटल्स भी साथ साथ बताने हैं। किसके बताने हैं, थर्ड पीरियड के एंड ग्रुप नंबर 6A ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। अगर हम थर्ड पीरियड में जाएं और ग्रुप नंबर 6A में जाएं तो थर्ड पीरियड और ग्रुप नंबर 6 के अंदर ऑक्सीजन आता है और सल्फर आता है। थर्ड ऑक्सीजन जो होता है उसका पीरियड नंबर 2 होता है, सेकंड पीरियड, और सल्फर का होता है थर्ड पीरियड। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेन किसको करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबशेल्स, एनर्जी लेवल और साथ ऑर्बिटल्स के बारे में। इस एलिमेंट का जो हमारे पास क्या बन रहा है, सल्फर, क्योंकि सल्फर का अगर हम ग्रुप नंबर देखें तो 6A बनता है और अगर इसका पीरियड नंबर देखें तो 3 बनता है। अब इसके लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको आइडिया होगा, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर उसके बाद 3s2 और लास्ट में आ जाएगा 3p4। अब हमारा जो वैलेंस शेल है इस केस में वो थर्ड शेल है, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वो इसका होगा 3। इसके पास सबशेल्स दो हैं, एक है हमारे पास s, एक है p। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो ऑर्बिटल है, जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो p सबशेल है, तो p सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं px, py एंड pz। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन p ऑर्बिटल्स के अंदर ऐड करेंगे, तो फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में एक, और फोर्थ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में वापस चले जाएगा जो pz है। तो इस तरह इन तीनों को मिला के आपके वैलेंस ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 6A है, पीरियड नंबर 3 है, एलिमेंट हमारे पास सल्फर बनता है। सल्फर की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसमें हमारे पास 3s और 3p4 जो है वो लास्ट शेल में आया। अब जो 3s है वो और 3p है, उसका शेल नंबर 3 है, उसमें जो ऑर्बिटल है वो s और p है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s और p वाले में जाएं तो px, py एंड pz आता है। px जो है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में तीसरे फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वैलेंस ऑर्बिटल को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, वैलेंस सबशेल्स को भी एक्सप्लेन कर दिया और वैलेंस शेल को भी इस क्वेश्चन के अंदर हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं। Next part is write down the mechanism of a base catalyzed nucleophilic addition reaction of formaldehyde। बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हमने करना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया और इसके हमने करने हैं बेस की प्रेजेंस में HCN के साथ रिएक्शन होगा इसका। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका जो कार्बन होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। अब जब हम इसको HCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जो CN नेगेटिव है वो जाके अटैक करता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अब हो जाएंगे कार्बन के 5 बॉन्ड्स, 4 तो पहले से बने हुए, एक CN भी आके अटैच होने की कोशिश करेगा तो 5 बॉन्ड्स तो कार्बन के हो नहीं सकते। तो जो एक बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है ऑक्सीजन का, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसमें ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाकी हाइड्रोजन, एक CN,
एक हाइड्रोजन एंड में साथ अटैच हो जाएंगे। अब HCN में से जो हाइड्रोजन है वो वहां से बच गया था, ये वो H पॉजिटिव रह गया था, वो H पॉजिटिव साथ एज इट इज आएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा और शेयर करेगा उसके साथ, और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और बाकी CN भी एज इट इज और हाइड्रोजन भी एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह आप इस फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट में जब उसको HCN के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। पहले CN जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो हाइड्रोजन HCN के हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और उसको अपने साथ आके अटैच करवाएगा, जिसके रिजल्ट में OH जो टॉप पर लगा हुआ था वो ऑक्सीजन वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर इन एनी थ्री केमिकल इंडस्ट्रीज। तीन केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमने सल्फर के यूजेस को एक्सप्लेन करना था। तो आप टॉपिक 11.3.4 चैप्टर नंबर 11 का, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप कोई से तीन जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे रबर इंडस्ट्री का है सिंपल सा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में यूज किया जाता है सल्फर, गन पाउडर बनाने में जो सल्फर यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में सल्फर यूज किया जाता है। इस तरह आप कोई से दो से तीन से चार पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स कंपलसरी है मेंशन करना। 3 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे तो 3 मार्क्स आपको यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में काफी डिटेल में आंसर है इसका, आप इसको कोई से 3 पॉइंट्स याद कर सकते हैं शॉर्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज state Markovnikov rule by giving an example and its mechanism। Markovnikov rule को एक्सप्लेन करना है, साथ उसकी एग्जांपल भी मेंशन करनी है। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक नंबर 6 है। 16.6 टॉपिक में ये इसका कंप्लीट आंसर मेंशन है, आप वहां से ये देख सकते हैं। मेंशन कर दिया मैंने टॉपिक 16.6। अब इसमें अगर देखें तो मार्कोवनिकोव रूल जो है वो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन करता है कि कौन सा वाला रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कोई भी यूज करते हैं, जैसे अगर हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दो कार्बन लगे हुए हैं उनके अक्रॉस अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अगर ये दोनों सेम होते तो सिमेट्रिकल होते। सिमेट्रिकल में तो रूल इस तरह का फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जैसे आपको इस बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर जो रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पर भी अनसिमेट्रिकल कीन यूज किया है, जिसमें एक साइड पर 2 हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर CH और CH3 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया। अब हम इसको एक और अनसिमेट्रिक रिएजेंट के साथ क्रिएट करवा रहे हैं, जैसे HBr। HBr को भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक साइड पर Br है और दूसरी साइड पे H है, ये दोनों साइड्स भी डिफरेंट है, तो इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है, हमारे पास एक अनसिमेट्रिक रिएजेंट है। अब दो अनसिमेट्रिक रिएजेंट्स हमारे पास आ गए हैं, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। या तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं या फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब कार्बोकेटाइन का जब आपने टॉपिक किया होगा तो आपको याद होगा कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन उस जगह पर गया है, उस कार्बन के साथ अटैच हुआ है जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम राइट साइड पर देखें, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और लेफ्ट साइड पर देखें तो डायरेक्टली एक हाइड्रोजन अटैच है। तो जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा थे उस साइड पर जाके हाइड्रोजन अटैच हुआ है, तो इसलिए जहां पर पहले 2 हाइड्रोजन थे अब वहां पर आ गए हैं 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जिसके साथ जाके अटैच हुआ है उसके तो 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, लेकिन जो साथ वाला कार्बन था उसके 3 बॉन्ड्स रह जाते हैं, इस वजह से उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अगर वो
ऑपोजिट साइड पे जाके अटैच होता है। जैसे CH3 वाले साइड जो कार्बन है उसके साथ जाके अटैच होगा, तो जो CH3 वाला कार्बन है उसके तो 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, लेकिन जो दूसरा कार्बन है उसके एक बॉन्ड कम हो जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब आपके पास 2 केसेस बन चुके हैं, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। हमें ये पता है कि सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है और मार्कोवनिकोव रूल भी यही कहता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हाइड्रोजन उस जगह पर जाएगा, हाइड्रोजन उसके उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा अटैच होंगे। इसीलिए जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग भी बन रहा है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। मार्कोवनिकोव रूल भी ये बता रहा है कि इस तरह आपके पास जो कंपाउंड्स होंगे वो स्टेबल होंगे। तो रिजल्ट में जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, इसी तरह इसमें जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करें, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड, बिकॉज वो फर्स्ट वाला मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बना है और इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बने हैं जो एक स्टेबल कंपाउंड है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको मोल्स पता होनी चाहिए। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 और इसको डिवाइड करें हम 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 जो एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है। तो डिवाइड करने से जो आंसर इसका आ रहा है वो है 5। अब हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए था इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए हम मोल और वॉल्यूम की रेशो लगाते हैं, जिसका मेथड है मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए मोल वॉल्यूम रेशो कैलकुलेशन। अब अगर वॉल्यूम मोल 1 हो किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन के ऊपर, तो 22.414 डीएम क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। अब हमारे पास जो मोल्स गिवन है वो है 5। तो 5 मोल्स के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम के नीचे आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x1 टाइम्स x हो जाएगा। 5 को 22.414 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.414 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जब मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 112.07 डीएम क्यूब। तो इतना वॉल्यूम उस अमोनिया गैस का होगा अगर हम उसको एसटीपी पर रखते हैं और अगर उसमें 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के प्रेजेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, हमें एथेनॉल प्रिपेयर करना है और एथेनॉल हमें 3 चीज़ों से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट इज अल्कीन। अगर हम अल्कीन के थ्रू अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का टॉपिक है चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक है, चैप्टर है ऑलमोस्ट अल्कोहल का 18 समथिंग है इसी तरह की। और इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है जिसमें प्रिपरेशन की जाती है डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल की। तो फर्स्ट उसमें अल्कीन से अगर हम अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम एक अल्कीन ले लेते हैं। अगर हम इसको अल्कोहल में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अबाउट। तो ये जो अल्कीन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक अल्कोहल में और वो अल्कोहल 2 कार्बन वाला अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। सेकेंड जो रिएक्शन हमने करना है वो है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड होता है CH3 CH2 एंड कोई भी क्लोराइड लगा लें या ब्रोमाइड लगा लें। अब यूज़ हमने ऐसे करनी है जिसमें 2 कार्बन हो। रीज़न उसकी क्या है, क्योंकि प्रिपेयर हमने करना है एथेनॉल जो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो अब एथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 कार्बन अल्काइल हैलाइड लेना है। अब इसको भी आप वाटर के साथ ही रिएक्ट करवा सकते हैं। वाटर को हम H और OH लिख सकते हैं। H और Cl दोनों मिलके बन जाएंगे HCl, और अगर हम बाकी जो OH है वो आके अटैच हो जाएगा CH3 CH2OH के साथ। तो 2 रिएक्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं। एक वो
जिसमें अल्कीन करेंगे। अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं स्ट्रीम के साथ। सेकंड इज़ के अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर का। जब वाटर रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ तो उसमें से एक HCl रिमूव होगा और साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल। तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे अगर ये 2 रिएक्शंस आप लिखते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें फिर ऐसा ही चाहिए होगा जिसमें एटलीस्ट 2 कार्बन आएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कार्बन आते हैं। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड की जब हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाने के लिए हमें चाहिए होता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट 2 हैं, NaBH4 यूज़ कर सकते हैं, LiAlH4 हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जब इसकी रिडक्शन करवाएंगे एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जो ऑक्सीजन लूज कर चुका होगा और हाइड्रोजन उसने गेन कर लेने हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन के रिजल्ट में बनता है अल्कोहल और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह इन तीनों रिएक्शंस के अंदर हमारे पास सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल एंड थर्ड वन वाज आल्सो एथेनॉल। तीनों जो है वो एथेनॉल है। तो एथेनॉल अगर तीनों हैं तो इस तरह ये मार्क्स आपके 3 इस तरह सिक्योर हो सकते हैं अगर आप ये तीनों रिएक्शन एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सो हर रिएक्शन का 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बाय गिविंग अ सूटेबल एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन के जो 3 मार्क्स हैं उसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम पहले ये बताएंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं 1 मार्क के लिए। अब वो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवाते हैं और उसके रिजल्ट में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में चेंज किया जा सकता है। तो एक बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है जिसके वजह से इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है और उसकी वजह से जिन 2 कंसेक्यूटिव एटम्स में से वो रिमूव होता है वहां पर बन जाता है डबल बॉन्ड और अगर डबल है तो ट्रिपल बन जाएगा। अब इससे बीटा एलिमिनेशन को कहा जाता है। बीटा एलिमिनेशन इससे कहा जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन या कोई एलिमेंट रिमूव किया जाता है वो बीटा कार्बन से रिमूव किया जाता है। जैसे ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इसके साथ जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं और बीटा हाइड्रोजन बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और जो बाकी कंपाउंड आपके पास बचेगा वो है हमारे पास एक अल्कीन। अल्कीन पहले जो था वो अल्काइल हैलाइड था। अल्काइल हैलाइड सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम से बना होता है लेकिन जब उसकी बीटा एलिमिनेशन करवाई जाती है तो उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन के अंदर जो एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम 3 पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एक उसका बताएंगे कि एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है और फिर उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी साथ एग्जांपल कोई लिखेंगे। जैसे हम ब्रोमो इथेन को हमने कन्वर्ट किया है इथीन के अंदर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमने एक्सप्लेन करना है किसको कि राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस लिखने हैं। किस किस चीज़ के लिखने हैं? 1 प्रोपेनॉल के रिएक्शंस हमने मेंशन करने हैं और वो किसके साथ मेंशन होंगे? एक हमें चाहिए SOCl2, फिर उसके साथ हमें चाहिए PCl5 और H2SO4। अब जो पहला रिएक्शन है वो हम लिख रहे हैं प्रोपेनॉल के साथ CH3 CH2OH है। CH2 2 दफा आएंगे और फिर एक OH आएगा। ये हमारे पास था प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे SOCl2 के साथ और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो CH3 CH2 CH2। अब इसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो OH है। सेम इस तरह SOCl2 में से जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो भी हमारे पास Cl है। तो OH और Cl एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और Cl यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरह जब इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2
एंड अगेन CH2 और Cl। यहाँ पर भी Cl जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा BCl5 का। और अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में इसकी होगी एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस वजह से जो लास्ट आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन होगा, क्योंकि इसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन शो करवाएंगे। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट से अटेम्प्ट किए हैं। अब हम आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, जिस पर हमें केसी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पार्ट इज जो 13 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं उसमें हमें केसी कैलकुलेट करनी है। किस रिएक्शन की कैलकुलेट करनी है वो हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया गया है SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल टू 2SO3। जब हमने केसी कैलकुलेट करनी है तो पहला स्टेप तो यही होगा कि हमें केसी लिखनी पड़ेगी। तो केसी इसके लिखते हैं, प्रोडक्ट जो है वो न्यूमरेटर में आते हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में आएंगे। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ही हर एक की वैल्यू गिवन थी, जैसे SO2 की वैल्यू हमारे पास है 0.59 और इसका स्केयर सेम इसी तरह हमारे पास O2 की वैल्यू है 0.05, SO3 की वैल्यू है 0.259 का स्केयर, और जब इन सब वैल्यूज को हम सॉल्व आउट करते हैं तो 3.85 इसका आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसकी आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखने के बाद में वैल्यूज पुट करनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद वो आ जाएगा 3.85। इस तरह पार्ट नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी। अब हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। एंट्रोपी किसकी कैलकुलेट करनी है? व्हेन NaCl dissolves in water। NaCl को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 13 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब NaCl से डिसोसिएट होकर आयनाइज होकर बनेंगे यहाँ पर, तो फिर ये इसमें एंट्रोपी आएगी। एंट्रोपी मींस डिस्टर्बेंस आएगी। कितनी एंट्रोपी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको NaCl की वैल्यू गिवन है, वो है 72.1। सेम इस तरह सोडियम की वैल्यू गिवन है 321, क्लोराइड की वैल्यू गिवन है 56.5। तो जब हम इससे एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए आपको समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट है 321 सोडियम की, उसमें ऐड करेंगे 56.5 क्लोराइड की, और जब हम इनमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट इस केस में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड 72.1। तो हमने पहले रिएक्टेंट की जो वैल्यूज थी एंट्रोपी की उनको सम अप किया, उसमें से NaCl की वैल्यू को माइनस कर देना है, तो जो एंट्रोपी हमारे पास आएगी वो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे 321 में हमें ऐड करना है 56.5 को ऐड करें 377.5 इसका आंसर आएगा, और उसमें से जब हम 72.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंट्रोपी आएगी वो 305.4 पॉजिटिव में आएगी, और इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 के हम दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें केसी करना था। दोनों को पार्ट्स जो है मैथमेटिकल थे। आई प्रेफर कि आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो 9th में भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, आपको थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज भी होगी। अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करना है, किस में ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, दोनों मार्क्स इक्वली आ सकते हैं, बट ये है कि कोई मिस्टेक ना हो। ज़्यादा ग्रिप आपकी आई थिंक केसी पर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप मेरे प्रेफरेंस में केसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है KCl का। हमने बॉन्ड हैविट साइकिल ड्रॉ करना है, और कैलकुलेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने सिर्फ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए हम एक एनर्जी लाइन लगा लेते हैं, बेस पर लिख लेते हैं KCl। जिस तरह आपने NaCl के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था सेम वैसे ही आपने KCl के भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इतना आइडिया हो कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
जैसे स्टार्ट हम करते हैं पोटेशियम सॉलिड से और हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल से। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो केसीएल प्रोड्यूस होता है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमने सॉलिड जो पोटेशियम है उसको कन्वर्ट करना होता है गैसियस फॉर्म के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने पोटेशियम जो सॉलिड को है उसको गैसियस में चेंज करना है, हीट ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव होती है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है पोटेशियम में से, तो पोटेशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो और क्लोरीन को हमने सॉल्व करना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है उसको एटम्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, पोटेशियम एज इट इज रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी साथ आएगा, जो पहले वो मॉलिक्यूल था क्लोरीन अब वो एटम बन जाएगा। नेक्स्ट इज कि आपने अब इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाना है। इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन करता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो के पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव बन जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से। अब ये जो बाकी वैल्यू बची है ये हमारे पास आती है हीट ऑफ लैटिक्स एनर्जी। तो बॉर्न हैबिट साइकिल की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, वैल्यूज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना आइडिया हो कि आपने किस कितनी वैल्यू को ऊपर लेकर जाना है, कौन सी वैल्यू को नीचे लेकर आना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे एनएस स्केल वाले टॉपिक में भी नेगेटिव में आती है, बाकी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही थी, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है उसकी नेगेटिव में थी। इसी तरह बस आपने डिफरेंस ये करना है कि पोटाशियम की जगह सोडियम की जगह पर पोटाशियम को यूज करना है, बाकी सारा के सारे डायग्राम आप वैसे ही ड्रॉ करेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, लास्ट पार्ट है फॉर द रिएक्शन N2O4 है, the concentration of N2O4 is reduced from, concentration चेंज हुई है 0.1 से लेकर 0.05 मोलर में, तो concentration हो गया एक्चुअली हाफ। और इस concentration को हाफ होने में कितना टाइम लगा है, 60 सेकेंड, जो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। अगर concentration हाफ हो रही है तो उसका जो टाइम होता है उससे फिर हम हाफ लाइफ कहते हैं, तो एक्चुअली हमें हाफ लाइफ गिवन है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो n की वैल्यू है 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 7 या 8 के अंदर है, ये 7 चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये टॉपिक है। और उसमें क्या है कि आप k की वैल्यू, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका फार्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। हो सकता है कि जो आपको टॉपिक दिया जाए, जो न्यू नेक्स्ट पेपर हो या और कोई पेपर हो, इसमें आपको एन की वैल्यू 1, इसके बजाय एन की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 0 भी यूज की जा सकती है। वो आपकी बुक में तीनों फार्मूले मेंशन है, वहां से आपने फार्मूले याद करनी है, वैल्यूज बस पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 0.693 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं हाफ लाइफ के साथ, और हाफ लाइफ हमारे पास है 60 सेकेंड्स, तो सोल्यूशन क्या आएगा, 0.693। इसको हमने डिवाइड करना है 60 सेकेंड्स के साथ, तो जो रेट कांस्टेंट आएगा 0.011155 पर सेकेंड। तो इस तरह अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पास पेपर 2025 का फर्स्ट एनुअल का वो कंप्लीट होते हैं। हमने डिटेल के साथ बुक से भी रेफरेंस उठाए, कुछ क्वेश्चंस हमने खुद अटेम्प्ट किए, और इस तरह हमने और जितने भी क्वेश्चंस थे इसके वो सारे के सारे अब हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इसी पेपर के। तो वो आपके लिंक जो है वो हमारे चैनल में अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपका यहाँ से समझना चाहते हैं, जैसे स्टोइकियोमेट्री फुल वीडियो हमारे पास फुल चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 2 की फुल वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई मसला आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है वो हमसे हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपने बस अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करना मेथड हमने आपको गाइड करने की कोशिश की, जिसमें हमने एक एक पॉइंट को बताया कि यहाँ से एक पॉइंट मिल सकता है, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल सकता है, किस तरह आपने अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिसमें आपको डाउट ना हो कि कोई मार्क वहाँ पर डिडक्ट हो सकता हो। हर क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने करके बताई कि इस क्वेश्चन को इस तरह हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक नंबर किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं, बट डिमांड क्या है
कि आपकी ग्रिप हो, प्रैक्टिस हो आपकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की, उतना ज़्यादा आपको ग्रिप आएगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।